नमस्कार दोस्तों। भारत में 2027 की जनगणना इस बार एक बड़े बदलाव के साथ होने जा रही है। जी हाँ, पहली बार जनगणना प्रक्रिया में ऑनलाइन सेल्फ इम्यूनेशन फॉर्म की सुविधा दी जा रही है, जिससे आम नागरिक भी घर बैठे अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं। जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की जनगणना की जाएगी। अब सवाल यह है कि आप किस प्रकार घर बैठे सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, ताकि आप बिना किसी गलती के अपना फॉर्म सही तरीके से भर सके। और इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों को जनगणना से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात की भी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे यदि आप लोग आम नागरिक है तो भी आप लोग जनगणना को पूरी तरह से समझ पाएंगे। और यदि आप लोग शिक्षक है या फिर कोई कर्मचारी है जिनकी जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है, वो किस प्रकार से जनगणना करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, इन सभी बातों की जानकारी मैं आगे आने वाली वीडियो में समय समय पर आप लोगों को देते रहूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को सेंसस ऑफ इंडिया जो जनगणना का ऑफिशियल पेज बनाया गया है, उस ऑफिशियल पेज पर आप लोगों को आ जाना है। अब देखिए, यदि आप लोग अपने मोबाइल में इस फॉर्म को भर रहे हैं तो पहले आप लोग को मोबाइल को गूगल क्रोम में जाकर इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिएगा आप लोग, ताकि ये फॉर्म अच्छी तरह से भरा जाए और सारी जानकारी आप लोगों को अपने मोबाइल में भी देख सके। तो सबसे पहले हम लोग इस पे होम पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह का एक पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा आप लोगों को, जिसमें लिखा होगा कि जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य के प्रथम चरण के स्वे गणना, जिससे कि हम लोग SI पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। अब इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग आप लोगों को 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें 33 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका कि जवाब आप लोगों को इसके अंतर्गत देना है। जब आप लोगों को पूरा फॉर्म आप लोग भर देंगे तो लास्ट में पुष्टि और सबमिशन के बाद में आप लोगों को SMS और ईमेल के जरिए भी आप लोगों को एक स्वे गणना पहचान पत्र संख्या भी प्रदान की जाएगी। अब यदि आप लोगों ने पहले ही खुद का जो घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर लिया है, तो जब आप लोगों के पास में कोई गवर्नमेंट कर्मचारी जनगणना के लिए आएगा तो आप लोगों को बता देना है कि हम लोगों ने घर बैठे पूरी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन कर दी है। और जो आप लोगों को जो पहचान संख्या मिलेगी, उस पहचान संख्या को उस कर्मचारी को आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पर सिंपल हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में पहला ऑप्शन आता है नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि जो आप लोगों के घर का मुखिया है उस मुखिया का नाम आप लोगों को लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी लिखनी है। अब ईमेल आईडी यहाँ पर देखिए ऑप्शनल यहाँ पर दी गई है, लेकिन मोबाइल नंबर जरूरी है। अब आप लोगों को आपका जो पूरा परिवार है उस पूरे परिवार के लिए एक ही मोबाइल नंबर यूज में आप लोगों को लेना है। जैसे कि मान लीजिए कोई पिताजी है और उसके 2 भाई है या फिर 3 भाई है। यदि आप लोगों की ज्वाइंट फैमिली है तो आप लोग एक ही गणना प्रपत्र भर सकते हैं, और यदि आप लोग अलग अलग रह रहे हैं तो आप लोग अलग अलग गणना प्रपत्र भी भर सकते हैं। तो ये आप लोगों को आपकी सुविधा के अनुसार आप लोगों को करना है। तो अभी ये जो प्रोसेस है वो राजस्थान में 10/3/2026 से ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डेट लिखी हुई आ रही है कि राजस्थान के अंतर्गत ये 10 मार्च को ये ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों की स्टेट के अनुसार यहाँ पर अलग अलग तारीख भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं जो एंट्री है वो एंट्री फिल कर देता हूँ और उसके बाद में वेरीफाइड एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में जो आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करोगे उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ से आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आप लोग किस लैंग्वेज के अंतर्गत अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे हिंदी चूज करें तो आपके सामने जो अगला फॉर्म पूरा ओपन होगा वो सब आपको हिंदी में ही शो होगा और हिंदी में ही आप लोगों को जानकारी भरनी है। तो यहाँ से मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देता हूँ। OTP को वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को 6 स्टेप आप लोगों को मिल जाएंगे। इन सभी स्टेप को आप लोगों को एक एक बार में कंप्लीट करते जाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने स्थान का विवरण, यानी कि आप लोग जिस जगह रह रहे हैं उस जगह की लाइव लोकेशन आप लोगों को इसमें अपडेट करनी होगी। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपके जो राज्य का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है और आपके एरिया के जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में गांव का नाम या फिर शहर का नाम या फिर कोई स्थान हो या फिर कोई लैंडमार्क हो, जिससे ये मैप आसानी से पहचान सके और आपकी जो लोकेशन है उस लोकेशन के करीब आप लोगों को ले जा सके। तो यहाँ पर ये एंट्री में फिल कर देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर स्थान का नाम डालेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। इसमें आप लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार जो आप लोगों का एरिया आता है उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में खोजे बटन पर क्लिक करना है।
उसके बाद में एक पॉपअप मैसेज शो होगा कि कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचे। तो इसको यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये मैप ओपन हो चुका है जो कि मेरे गांव के आसपास का एरिया इसमें शो हो रहा है। इसमें देखिए आप लोगों को एक लाल कलर का लोकेशन का चिन्ह मिल रहा है। इस लोकेशन के चिन्ह को आप लोगों को खींचकर आप लोग अभी जिस जगह पर रह रहे हैं आपके मकान के ऊपर ले जाकर उसको छोड़ देना है। तो आप लोग इस मैप को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद में ये जो मैप शो हो रहा है इस मैप पर आप लोग अपने घर की जो लोकेशन है वो एक बार ढूंढ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने घर के लोकेशन ढूंढ लिए और ढूंढने के बाद में यहाँ पर मैंने उस ये जो लोकेशन वाला चिन्ह है इस लोकेशन वाले चिन्ह को मेरे घर के ऊपर यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है। आपको भी इसी तरह से सेट कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को सहजे और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी लोकेशन को वेरीफाई करने के लिए कहेगा जिसमें कि आप लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ आ जाएगा, जिले का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। यदि आप लोगों ने लोकेशन सही तरीके से सेट नहीं करी है तो जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई कर्मचारी आपके घर पर आएगा तो उसको सही लोकेशन नहीं मिलने के कारण आपका डाटा उसके पास में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप लोगों को लोकेशन बिल्कुल सही डालनी है। यदि आप लोगों ने लोकेशन बिल्कुल सही डाली है तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर पहले वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड वाला स्टेप है जनगणना घर का विवरण, यानी कि आप लोग अपने घर का जो विवरण है उसको यहाँ पर आप लोगों को देना है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उस क्वेश्चन का जवाब देते जाना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि आपका जो मकान है उस मकान के अंतर्गत आप लोगों ने बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री यूज की गई है उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। और यहाँ पर देखिए एक आई बटन भी दे रखा है। इस यदि आई बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सब क्वेश्चन भी शो हो जाएगा, जिसमें कि जैसे इसमें मैं आई बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जनगणना मकान के फर्श के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख सामग्री का चयन करें। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को जो मकान है उसकी फर्श किससे बनी हुई है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी, लकड़ी का बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, है ना, फर्श की टाइल या फिर अन्य कोई भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर सीमेंट की बनी हुई है मेरे, तो यहाँ से मैं सीमेंट वाला ऑप्शन पर टिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद में नीचे हम लोग चलेंगे, फिर से आप लोगों को आई बटन पे क्लिक करना है। अब की बार ये क्या कह रहा है कि मकान के दीवार के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख सामग्री का चयन करें। यदि दीवार की सामग्री पहचानने योग्य नहीं है तो अन्य कोई कोड दर्ज किया जाए। अब आपकी जो मकान की जो दीवार बनी हुई है वो दीवार किसके साथ बनी हुई है? घास फूस के साथ है, प्लास्टिक है, मिट्टी के द्वारा, कच्ची ईंटों के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, या फिर पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, या फिर पत्थर मसाला गारा के साथ, है ना, पक्की ईंट, कंक्रीट। इसमें से जो भी आपके घर की जो दीवार बनी हुई है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा मकान है वो पत्थर मसाला गारा के साथ यानी सीमेंट और पत्थर से बनी हुई, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है फिर से आई बटन पे क्लिक करना है कि मौसम के संपर्क में आने वाली बाहरी छत के लिए उपयोग की गई सामग्री का चयन करें, न कि अंदर की छत के लिए। यदि पूरे मकान की छत कंक्रीट से बनी हुई है और उस पर अस्थायी निर्माण किया गया है तो छत की सामग्री कंक्रीट मानी जाएगी। यानी कि आपके मकान की जो ऊपर वाली छत है वो छत किससे बनी हुई है? कंक्रीट से बनी हुई है, या फिर जो पट्टी आती है, जो पत्थर की जो पट्टी आती है लंबी लंबी, उससे बनी हुई है, वो आप लोग इसमें चूज करना है। तो इसमें भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे आपको। यदि आप लोगों के जो कंक्रीट से बनी हुई है तो वो आप लोग यहाँ पर कंक्रीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि पत्थर से बनी हुई तो पत्थर वाला भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मकान की स्थिति, इस पर आई बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसे मकान जो जीर्ण अवस्था में हैं अथवा वे ढहने वाले हैं, जिसमें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है, अथवा वे मकान जो जीर्ण अथवा ढह चुके हैं और ऐसी स्थिति में नहीं है कि उन्हें ठीक अथवा मरम्मत की जा सके, उन्हें जीर्णशीर्ण माना जाए। यदि आपका मकान पुराना हो चुका, ढहने वाला है, तो उसको आपको जीर्णशीर्ण मानना है। और यदि जो मकान रहने वाला है, देखिए अच्छी स्थिति में है, रहने योग्य है या फिर जीर्णशीर्ण है, तो यहाँ पर रहने योग्य है तो हम लोग यहाँ पर रहने योग्य पे क्लिक कर देते हैं। और फिर आप लोगों को सहजे और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर से आप लोगों को वहां पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी जानकारी आ जाती है सामान्य जानकारी। अब इसमें आप लोगों को अपने परिवार से संबंधित जानकारी देनी है। जैसे इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि इस परिवार में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है वो संख्या आप लोगों को लिख देनी है। जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी की संख्या काउंट करके इसमें आप लोगों को लिख देनी है। मुखिया का नाम यहाँ पर आ ही चुका है। अब परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि शुरुआत में आप लोगों ने हिंदी भाषा चुनी थी तो इसलिए यहाँ पर भी आप लोगों को हिंदी भाषा में ही लिखना है। तो यदि आप लोग उसको मोबाइल में भर रहे हैं तो गूगल का जो जी बोर्ड आता है उसमें आप लोगों को हिंदी वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और हिंदी में यहाँ पर नाम आपको लिख लेना है। यदि आप लोग इसको लैपटॉप या कंप्यूटर में फिल कर रहे हो तो हिंदी का जो फॉन्ट आता है उस फॉन्ट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इंग्लिश टू हिंदी जो टाइपिंग आती है वो उसका भी एक सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर भी आप लोग गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद में परिवार के मुखिया का जो जेंडर है मुखिया है, पुरुष स्त्री जो भी है वो ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद में अगला ऑप्शन है आपको कास्ट सेलेक्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पर दो ही कास्ट शो हो रही है। पहली कास्ट है यदि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति है तो आप लोगों को इन दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि इन कास्ट के अंदर कौन कौन सी जाति आती है तो इस पर आप लोग क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है कि यदि परिवार का मुख्य राज्य संघ क्षेत्र की किसी भी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो आप लोगों को इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है। और यदि नहीं है तो आप लोगों को अन्य पर क्लिक करना है। यानी कि जो एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और बाकी जो अदर कास्ट वाले हैं उसको अन्य वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है कि जिस मकान में आप लोग रह रहे हैं वो मकान किसका है, अपना खुद का है या फिर किराए का, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का या फिर कोई मकान नहीं है या फिर अन्य। यानी कि अपना खुद का मकान है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और किराए का मकान है परंतु अपना भी खुद का भी मकान है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यदि आप लोग किराए पे मकान पे ही रह रहे हैं और अपना खुद का कोई मकान ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप लोग थर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे खुद का मकान है तो यहाँ पर मैंने अपना वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या है ना। आप देखिए कमरों की संख्या में आपको क्या करना है, इसमें रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारे मतलब जो बरामदे होते हैं उसको नहीं गिनना है, सिर्फ कमरों को ही गिनना है और कमरों की जो संख्या है वो गिनकर यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद में इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या यानी कि विवाहित जोड़े कितने रह रहे हैं उनकी संख्या आप लोगों को लिखना है। तो इस पे आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या ऑप्शन हमें इसमें नजर आता है। उन दंपतियों की गणना की जाए जो सामान्य निवासी है, जो सामान्य निवासी है भले ही पति पत्नी में से कोई एक अस्थायी तौर पर अनुपस्थित है। यानी कि वर्तमान के अंतर्गत जो दंपतियों की संख्या कितनी है, जैसे मान लीजिए अभी मम्मी पापा जिंदा हैं, फिर आपके दो भाई है, दोनों भाइयों की शादी हो रखी है तो यहाँ पर कुल कितनी विवाहित दंपतियों की संख्या होगी, यहाँ पर 3 हो गई है। भले ही कोई भी एक आदमी अस्थायी तौर पर बाहर कार्य करने के लिए गया हुआ हो तो भी ऐसी स्थिति में आपको उसको काउंट करना है। तो जैसे मान लीजिए एक मम्मी पापा की जोड़ी होगी, हम 2 भाई हैं तो 2 भाइयों की जोड़ी होगी तो यहाँ पर ये 3 यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा। कमरों की संख्या आपको लिख देनी है। ये सारी जानकारी भरने के बाद में आप लोगों को सहज और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से आपको हाँ पे क्लिक करना है। चौथा वाला ऑप्शन आ जाता है सुविधाएं, यानी कि कौन कौन सी फैसिलिटी आप लोगों के पास में है उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। सबसे पहले पेयजल का मुख्य स्रोत यानी कि पीने का पानी का जो स्रोत क्या है, आपको पीने का पानी कहाँ से आप लोगों को प्राप्त होता है उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। तो आई बटन पर क्लिक करके देखते हैं। यदि एक परिवार 2 या 2 से अधिक स्रोतों से पीने का पानी प्राप्त करता है तो परिवार द्वारा वर्ष में अधिकांश भाग के दौरान अथवा अधिक समय तक जिस स्रोत का उपयोग किया जाएगा उसी को ही दर्ज करना है। यानी कि मान लीजिए आपके घर के अंतर्गत 1 या 2 से अधिक स्रोतों से पानी आता है तो एक साल में आप लोगों को अधिकतर पानी किससे आता है वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे नल का पानी उपचारित स्रोत से, यानी किसी के अगर सरकारी लाइन आ रही है जो कि उपचारित होकर आ रहा है, ट्रीटमेंट के द्वारा आ रहा है तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर नल का पानी तो आ रहा है लेकिन अनौपचारित आ रहा है यानी कि उसको फिल्टर नहीं किया गया है, कुएं का, हैंडपंप का, ट्यूबवेल का, झरना, नदी, टैंक, तालाब, झील, सील बंद पैकेट या बोतल का पानी या फिर अन्य स्रोत। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको लागू होता है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद में अगले वाला ऑप्शन है जो पीने का पानी आप लोगों के आता है वो परिसर के अंदर है, यानी आपके घर के अंदर है या फिर घर के पास में है या फिर दूर है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे देखिए आई बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं, पेयजल का स्रोत परिसर के पास जब उपलब्ध स्रोत शहरी स्रोतों में परिसर से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत हो और ग्रामीणों में 500 मीटर की दूरी के अंतर्गत हो। यानी कि ये कह रहा है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है परिसर के निकट, तो जो शहरी क्षेत्र है वो 100 मीटर मानेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो 500 मीटर मानेंगे, यानी कि आधा किलोमीटर मानेंगे। तो आपके घर के पास में पानी, पीने का पानी कहाँ से आता है उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपके घर के अंदर नल लगा हुआ है तो पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा। यदि परिसर के निकट है तो ये वाला आ जाएगा, और यदि दूर है यानी एक 500 मीटर से दूर यानी आधा किलोमीटर से दूर है तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल हमारे यहाँ पर परिसर के अंदर है, घर के अंदर है, तो इस पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है लाइट का, यानी प्रकाश का मुख्य स्रोत लाइट किस प्रकार से आप लोगों के घरों के अंतर्गत आती है। बिजली है, यानी कि जो लाइन आ रही है आपको खंभों के द्वारा उससे आपको लाइट आ रही है। मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य। फिलहाल फर्स्ट वाला ऑप्शन है क्योंकि इसमें बिजली आ रही है जो कि सभी के घरों में आती है। उसके बाद में आप लोगों के शौचालय की जो सुलभता है, जो आप लोगों ने लेटरिन बाथरूम बना रखा है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जवाब देना है कि यदि आप लोगों के लेटरिन बाथरूम है तो
हाँ में सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नहीं में, नहीं है तो आपको खुले में वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा। यदि हाँ है तो देखिए इसमें भी 3 ऑप्शन है, केवल परिवार के उपयोग हेतु है, या फिर अन्य परिवारों के साथ भी आप लोग उसमें साझा कर रखा है, या फिर आप लोग सार्वजनिक शौचालय के रूप में उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा केवल परिवार के उपयोग के लिए ही है। उसके बाद में शौचालय के प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। इसमें देखिए 3-4 प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्लैश या फिर कोर फ्लैश शौचालय निम्न से जुड़े हुए हैं, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, या फिर अन्य पद्धति है। यानी कि आप लोगों को जो शौचालय बना रखा है उसके अंदर जो पाइप सीवर लगा हुआ है, यानी पाइप गड़ा हुआ है, या फिर सेप्टिक टैंक है, या फिर कोई अन्य पद्धति है। उसके बाद में 2 गड्ढा शौचालय, यानी कि जो गड्ढा बना रखा है आप लोगों ने स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा बना रखा है, या फिर स्लैब के बिना खुला गड्ढा है, या फिर एकल गड्ढा भी हो सकता है। अब ये जो एकल गड्ढा आप लोगों ने बना रखा है, जैसे कि हम लोग सामान्यतः होद कहते हैं, तो जो होद है वो स्लैब के साथ है, या फिर उन्नत हवादार है, या फिर वो खुला हुआ है, या फिर सर्विस शौचालय, यानी कि मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, या फिर मानव मल मूत्र के हटाने के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है, या फिर जो मानव मल मूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग किया जाता है। तो जो अधिकतर घरों में होता है वो सेप्टिक टैंक बना होता है ना, लेटरिन बाथरूम के नीचे एक टैंक बना होता है जिसे हम लोग सेप्टिक टैंक कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सेप्टिक टैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे है कि गंदे पानी की निकासी किसके द्वारा होती है। आप लोगों के घरों को जो पानी निकलता है वो किसके द्वारा होता है, ढकी हुई नाली के द्वारा होता है, या फिर खुली हुई नाली के द्वारा होता है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी नाली नहीं है। तो यहाँ पर हमारे खुली हुई नाली से होता है, तो यहाँ पर खुली हुई नाली सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, यानी कि जो आप लोगों के स्नान करते हैं आप लोगों को जो बाथरूम बना हुआ है तो हाँ करना या फिर नहीं कर देना है। तो हाँ है, तो उसके बाद में 2 ऑप्शन है, स्नान गृह है या फिर छत के बिना ही आता है। तो स्नान गृह है यानी कि बाथरूम बना हुआ है, तो वो स्नान गृह वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, क्या आप लोगों के घरों के अंतर्गत रसोई के अंतर्गत गैस कनेक्शन है या नहीं है, उसकी जानकारी आप लोगों को देनी है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है रसोई घर में खाना पकाते हैं। तो यदि आप लोग रसोई घर के अंदर खाना पकाते हैं तो आपको किस प्रकार का कनेक्शन है। यदि एलपीजी गैस कनेक्शन है तो फर्स्ट वाला करना है, अगर नहीं है तो सेकंड वाला करना है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो इसके लिए भी आपको 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, गैस कनेक्शन उपलब्ध है या फिर गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में यदि खुले में या फिर घर के बाहर यदि आप लोग खाना पकाते हैं, यानी कि आपके पास में गैस कनेक्शन तो उपलब्ध है लेकिन फिर भी आप लोग बाहर खाना पकाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास में गैस कनेक्शन है और आप लोग फिर भी बाहर खाना पकाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध है इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, यानी फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, यानी कि खाना पकाने के लिए आप लोग किसका उपयोग करते हैं, लकड़ी का, बिजली का, गैस का, है ना, बायोगैस का, फसल के अवशेष, लकड़ी का। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर गैस वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ से हम लोग गैस वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने ऊपर गैस वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है तो नीचे आप लोग लकड़ी है या फिर उपला है, तो जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि आई बटन पर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ आता है कि यदि परिवार खाना पकाने के लिए एक से अधिक ईंधन का उपयोग करता है तो खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक प्रमुख ईंधन को ही दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में गैस कनेक्शन तो है लेकिन आप लोग गैस का यूज बहुत ही कम करते हैं, यदि आप लोग ज्यादा चूल्हे पे बनाते हैं तो आप लोग जलाऊ लकड़ी वाला ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। यदि आप उपले से बनाते हैं तो उपला वाला ऑप्शन भी यूज में ले सकते हैं। तो जैसे भी आप लोग स्थिति है वो ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद में सहजे और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हाँ बटन पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सुविधा वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 5वां जो ऑप्शन आता है परिसंपत्तियां, यानी कि आप लोगों के पास में किस किस प्रकार की जो संपत्ति है उसकी आप लोगों को एंट्री करनी है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, परिवार के स्वामित्व वाली अथवा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। यानी कि यदि आप लोगों के पास में कोई भी संपत्ति है और उस संपत्ति का प्रयोग आप लोग व्यवसाय यानी कि बिजनेस के रूप में कर रहे हैं तो भी वो आप लोगों के खुद की ही मानी जाएगी। तो सबसे पहले है रेडियो और ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर देखिए वह प्राथमिक उपकरण जिस पर अधिकांश सदस्य रेडियो चैनल सुन सकते हैं। यदि आप लोग रेडियो सुनते हैं तो आपको हाँ करना वरना नहीं कर देना। तो फिलहाल यहाँ हम लोग रेडियो नहीं सुनते हैं तो यहाँ पर मैं नहीं कर देता हूँ। उसके बाद में टेलीविजन, देखिए टेलीविजन तो सबके पास में होती है, तो टेलीविजन में हाँ में यदि आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें भी 2-3 प्रकार के और ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे दूरदर्शन मुफ्त डिश टीवी। दूरदर्शन का कोई टीवी है आपको का जो फ्री वाला डिश है तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद में अन्य कोई आप लोगों का डिश या फिर छतरी लगी हुई है तो सेकंड वाला कर लेना है। यदि आपके घर में केबल कनेक्शन है तो वो कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई अन्य है तो अन्य भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके घर में यदि टीवी नहीं है तो आपको नई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अन्य छतरी लगी हुई है, टाटा की लगी हुई है या फिर एयरटेल की लगी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में इंटरनेट की सुविधा है, अगर है तो आप लोगों को देखिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंतर्गत है, मोबाइल या स्मार्टफोन में है या फिर अन्य किसी उपकरण में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सबके मोबाइल में इंटरनेट सुविधा होती है, तो यहाँ पर मैं मोबाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है? हाँ ना में जवाब देना तो है, तो मैं यहाँ पर हाँ कर देता हूँ। अगला वाला ऑप्शन है टेलीफोन और मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन। तो आपके पास में कौन सा फोन है? तो यहाँ पर देखिए सभी के पास में स्मार्टफोन होता है, तो स्मार्टफोन पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि साधारण फोन है, यदि दोनों है तो दोनों वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर है ना, ऐसा कुछ है तो आपको ऐसे सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे साइकिल है या फिर स्कूटर, मोटरसाइकिल है या फिर मोपेड है या फिर दोनों है, तो दोनों का भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दोनों है तो दोनों का सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में कार, जीप, वैन है या नहीं है, यदि कार आपके पास में है तो आपको हाँ ना पे जवाब देना है, नहीं है तो नहीं कर देना। तो फिलहाल नहीं है तो यहाँ पर मैं नहीं कर देता हूँ। उसके बाद में अगला वाला ऑप्शन है परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन कौन से हैं। कौन सा अनाज आप लोग सबसे ज्यादा खाते हैं? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो भी आप लोग खाते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं गेहूं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को भर देने के बाद में सहजे और आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है पूर्व अवलोकन कर पुष्टि करना, यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म को एक बार आप लोगों को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यहाँ पर ये प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा, यानी कि फाइनल सबमिट होने से पहले जो फॉर्म आप लोगों ने भरा है उसकी जानकारी एक बार पूरी आपको दिखाएगा। इसको एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले स्थान का विवरण आ जाएगा है ना, तो आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन की जानकारी आ जाएगी। उसके बाद में देखिए जो भी अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है उस पूरे फॉर्म की जानकारी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो होने लग जाएगी। इस पूरे फॉर्म की जानकारी को एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यदि पूरी जानकारी सही है तो आप लोगों को पुष्टि करें और सबमिट करें इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। या फिर आप लोग ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, आप चाहते हैं कि मैं इसको बाद में वेरीफाई करूंगा तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। या फिर इसमें कुछ गलती रह गई है तो आपको संशोधन के लिए वापस जाए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यदि आप लोगों का पूरा फॉर्म सही है तो आप लोगों को पुष्टि करें और सबमिट करें इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यदि ओटीपी मांगता है तो आप लोग ओटीपी फिल कर दीजिएगा। या फिर फाइनल सबमिट होने के बाद में यहाँ पर एक परिवार पहचान संख्या का मैसेज आपकी स्क्रीन पे शो होगा। उस संख्या को आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप लोग नोट कर कर रख लेना है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कर्मचारी आपके घर पर आएगा तो उस संख्या को आप लोगों को बतानी है। यदि आप लोग नहीं बताएंगे तो डबल डबल एंट्री शो हो जाएगी। तो साथियों जनगणना 2027 का जो फर्स्ट फेज है जिसके अंतर्गत मकान की सूचीकरण होगा, उसका कार्य का खुद घर बैठे आप लोग किस प्रकार से उसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, गांव वालों के साथ, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे इस जनगणना में भाग ले सके। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जनगणना 2027 से आगे आने वाली अभी बहुत सारी जानकारी है, तो उन सभी जानकारी की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।